नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का समय करीब आ रहा है। पार्टियों में बेहतर उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। घोषणाओं और दावों का दौर भी शिखर पर है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हर वर्ग के लिए नई घोषणाएं कर रही है। उधर कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दल जीत का दावा कर रहे हैं। चर्चा हम करने वाले हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। एक ओर पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग की ओर से भी निष्पक्ष चुनाव के लिए प्लानिंग की जा रही है। बीजेपी लगातार हर वर्ग को साधने के लिए नई नई घोषणाएं कर रही है, तो वहीं कांग्रेस की यात्राएं और मंथन का दौर भी जारी है। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने युवा वर्ग को साधने के लिए एक बड़ा ऐलान किया, जिसमें युवाओं को मिलने वाले बेरोजगारी भत्ता को बढ़ाया गया है। मैंने ये निर्णय किया है कि हम 1 अगस्त 2024 से जो बेरोजगारी भत्ता है मैं उसको बढ़ाने की आज इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर के ऊपर मैं घोषणा करता हूं। अब सक्षम युवा योजना व बेरोजगारी भत्ते के तहत 12वीं पास पात्र बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता पहले 900 रुपए था, अब उसको बढ़ा करके 1200 रुपए करने की घोषणा मैं करता हूं। स्नातक का बेरोजगारी भत्ता पहले 1500 रुपए था, अब उसे बढ़ा करके मैं 2000 रुपए मैं करने की घोषणा करता हूं। चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से हर वर्ग को साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। साथ ही दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक बीजेपी में मंथन भी जोरों पर है। इसी कड़ी में अब अच्छे और बेहतर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई है। बीजेपी ने सभी 90 हलकों में पर्यवेक्षक उतार दिए हैं, जिसके बाद पर्यवेक्षकों ने एक साथ 90 हलकों का फीडबैक लिया और अब रिपोर्ट तैयार कर आलाकमान को भेज दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार ग्राउंड पर मेहनत कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान और दीपक बावरिया तक कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जीत का दम भर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस आलाकमान भी हरियाणा पर नजर बनाए हुए है और लगातार चुनावी मंथन चल रहा है। इस बीच मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस की एक और बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें सभी राज्यों के महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारियों को बुलाया गया है। बरादरी जो है मन बना चुकी है हरियाणा में कि आने वाली सरकार कांग्रेस की बनाएंगे, क्योंकि इस सरकार से, मौजूदा सरकार से हर वर्ग विमुख हो चुका है। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो। एक और पार्टियां अपनी सियासी पिच को मजबूत करने में जुटी हैं, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए चंडीगढ़ में मंथन कर रहा है। निर्वाचन आयोग की टीम ने चंडीगढ़ में मंथन कर निष्पक्ष चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों से सलाह ली। देखिए, आज सारी हरियाणा की रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के साथ मीटिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की थी। तीनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स वहां पर थे और दूसरा स्टाफ भी था, हरियाणा का भी और इलेक्शन कमीशन का भी। सभी की मीटिंग्स आज खत्म हो चुकी हैं। वहां पर सभी राजनीतिक दलों को अलग अलग बुलाया गया था। हमारी तरफ से भी सजेशन दिया गया था, तो हमने कुछ सजेशन दिए थे। मेरे साथ मैं और रणधीर सिंह जी थे, स्टेट सेक्रेटरी। उन्होंने सजेशन रखे थे उनके सामने। सबसे इम्पोर्टेंट जो सजेशन हमारा था वो ये था कि जो सेंसिटिव बूथ्स हैं उनको राजनीतिक दलों को बताया जाए। कुल मिलाकर चुनाव को लेकर सभी पार्टियां और चुनाव आयोग पूरी तैयारी से जुटा हुआ है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता बीजेपी, योगेश सिहाग, प्रवक्ता कांग्रेस, अजय चौधरी, प्रवक्ता जेजेपी, अवनदीप केसरी, प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत पंकज जी आपसे। 9.5 साल में जितना रफ्तार से कार्य किया आप लोगों ने सरकार में रहते हुए, उससे कहीं अधिक रफ्तार बढ़ा दी है। विपक्ष ये कह रहा है केवल चुनावी ऐलान हो रहे हैं, चुनावी घोषणाएं की जा रही है, नए नए फैसले लिए जा रहे हैं और पहले जो फैसले लिए गए थे उनमें सरकार कहीं ना कहीं यू टर्न ले रही है। क्या कहेंगे? नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन आचार संहिता लगेगी वो आखिरी दिन होगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी लगातार हर एक हरियाणवी के हित में वो फैसले लेती रहेगी, वो काम करती रहेगी, क्योंकि नॉन स्टॉप हरियाणा की सरकार है। हरियाणा अब रुकेगा नहीं। इस स्कीम पर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 9.5 साल से लेकर अब तक 10 साल पूरे ही हो जाएंगे। पूरे कार्यकाल के अंदर हर एक हरियाणवी को साधने के लिए, हर एक हरियाणवी को सारी सुविधाएं मिले, सुख सुविधाएं मिले और घर बैठे मिले, उसके लिए कार्यरत रही है। अब विपक्ष क्या कहता है इस पे हम चिंता नहीं करते, क्योंकि हमारा काम है कि हर एक हरियाणवी के लिए, हरियाणा की जनता के लिए काम करना है। अब ये लोग भी मैनिफेस्टो लगाकर बनाकर बैठे रहते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे। हम कर रहे हैं तो विपक्ष को परेशानी है। मुझे सबसे बड़ी आपत्ति विपक्ष के साथ यही है कि जो सरकार काम कर रही है लगातार हर एक हरियाणवी के लिए, अपने हरियाणा की जनता के लिए, लेकिन ये अपना कागज लेके घूमेंगे कि हमारा मैनिफेस्टो है साहब, ये हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे, लेकिन हम सरकार में रहते हुए काम कर रहे हैं तो परेशानी है। हम सरकार में रहते हुए एमएसपी दे रहे हैं तो परेशानी है। हम सरकार में रहते हुए 500 का गैस सिलेंडर दे रहे हैं तो परेशानी है। हम सरकार में रहते हुए बिना खर्ची पर्ची के सिलेंडर नौकरियां दे रहे हैं तो परेशानी है। हम 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान के खाते में डालने की बात कर रहे हैं कि किसान का जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए, तो इनको परेशानी है। हम फसल खराब होने पर जो मुआवजा बनता है वो सीधा किसान के खाते में पहुंचा रहे हैं तो इनको परेशानी है। हम घर बैठे आज पेंशन लोगों के, बुजुर्गों के उसमें खाते में चली जाती है तो विपक्ष को टेंशन है। आज गैस का सिलेंडर घर बैठे मिल रहा है तो विपक्ष को टेंशन है। आज घर बैठे कनेक्शन मिल जाता है गैस का तो विपक्ष को टेंशन है। शौचालय बनाने की बात कर देते हैं तो विपक्ष को टेंशन है। 5 लाख तक का इलाज अगर हर एक हरियाणवी को मिल रहा है तो विपक्ष को टेंशन है। 30 गज के प्लाट मिल रहे हैं, 50-100 गज के प्लाट मिलेंगे गांवों ग्रामीण अंचल के अंदर तो विपक्ष को टेंशन है। आज बिजली के मीटर पर अगर 2 किलोवाट की अगर कोई किसी के पास मीटर है उसके ऊपर सरचार्ज नहीं लगेगा तो विपक्ष को टेंशन है। तो मैं ये समझना चाह रहा, आज रोडों की अगर बात करूं, सड़कों की बात करूं, हर एक जिला हरियाणा का हर एक किसी ना किसी बड़े हाईवे के साथ जुड़ा हुआ है तो विपक्ष को टेंशन है। नॉन स्टॉप हरियाणा पिछले 10 साल से लगातार काम करता जा रहा है और आज ठीक है, आपको लग रहा है कि विपक्ष को टेंशन है, इस बात का जवाब तो इन्हीं से लेंगे। लेकिन टेंशन इस बात की भी यही है कि आप लोग तो सत्ता में हैं, आप लोग लुभावन बातें कर रहे हैं, आप अब कहीं ना कहीं रेवड़ियां बांट रहे हैं लोगों को। अब जिन बातों को लेकर आप लोगों का स्टैंड ये था कि हम तो नहीं बदलने वाले हैं, अब बदल रहे हैं, अब यू टर्न ले रहे हैं, तो ये तो चुनाव को देखकर कर रहे हैं ना। सरपंचों की शक्ति आप लोगों ने बढ़ा दी। अब आप लोगों को लग रहा है कि हाँ, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किए जाने की जरूरत थी। नौकरी देने की रफ्तार आप लोगों ने बढ़ा दी है, प्रक्रिया तेज कर दी है, अभी बेरोजगारी भत्ता भी बढ़ा दिया गया। तो क्यों ना इनको चुनाव से जोड़कर देखा जाए और क्यों नहीं ये चुनाव में फायदा लेने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि केवल आपकी पार्टी नहीं कर रही, कोई भी पार्टी सत्ता में रहकर शायद इसी तरह के फैसले लेती है। देखिए कि जनता, मैं फिर वही कहूंगा, हम वो सारे काम कर रहे हैं। ये लोग तो ऐसे कागज लेके घूम रहे कि हमारा ये मैनिफेस्टो है साहब हरियाणा की जनता के सामने, लेकिन हम काम करते जा रहे हैं तो हमारी बात पर जनता ज्यादा भरोसा करेगी, ना कि इनके कागज के टुकड़ों पर जिनको ये लेकर के जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात में इसमें एक और अहम जोड़ देता हूं, अब विपक्षी दलों को यह टेंशन हो गई है कि हम अपना मैनिफेस्टो कैसे बदले, क्या क्या अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आए, क्योंकि हर एक हरियाणवी की जो जरूरतें थी, जो काम थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी लगातार करते जा रही है। तो अब इनको अपने मैनिफेस्टो भी बदलने पड़ेंगे, क्योंकि ये नॉन स्टॉप हरियाणा है, हरियाणा अब रुकेगा नहीं। उसके लिए हर एक हरियाणवी के लिए भारतीय जनता पार्टी आज काम करते जा रही है। आपने भी 5-4 काम गिनाने का काम मुझे किया, मैं अपनी फेरी लिस्ट आपको सुनाता जा रहा था, उसमें आपने भी 5-6 काम ऐड किए, वो काम आज हो रहे हैं। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि विपक्ष को परेशानी क्या है। हर एक हरियाणा के नागरिक को अगर सुविधाएं मिल रही हैं तो दर्द क्यों होता है? विपक्ष को परेशान नहीं होना चाहिए। आपके अपने मुद्दे हो सकते हैं, आप हरियाणा को और बेहतर बनाने के लिए कुछ और करना चाहे तो आप करिए ना, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी हर एक हरियाणवी का वो सब काम कर रही है, घर बैठे कर रही है। इसलिए हरियाणा की जनता आज भारतीय जनता पार्टी से, नायब सिंह सैनी जी की सरकार से बहुत खुश है। और जितने भी किसान हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, गरीब हैं, सारे के सारे आज बेहतरीन सुविधाओं का आज फायदा लेते हुए हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा की सरकार भी और एक हरियाणवी भी आमदा है और हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर है और लगातार हरियाणा आगे बढ़ता जा रहा है। किसी भी चीज में आज हरियाणा पीछे नहीं है। पहले बैंकों के अंदर लंबी लाइनें लगती थी, जोती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने उन पर फुल स्टॉप लगा दिया है, क्योंकि ये नॉन स्टॉप हरियाणा है। क्योंकि ये नॉन स्टॉप हरियाणा इसलिए आज घर बैठे बुजुर्गों की पेंशन मिलती है। पहले बैंकों में लाइन लगती थी,
आज गैस सिलेंडर की लाइनें नहीं लगती, हमने वहां पर फुल स्टॉप लगा दिया है। जो गैस सिलेंडर के लिए 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन की लाइनें लगती थी, क्योंकि नॉन स्टॉप हरियाणा है और घर बैठे आपको गैस का सिलेंडर मिलेगा। चलिए ऐसी कांग्रेस को तमाम चर्चा में जोड़ते हैं। कांग्रेस को चर्चा में जोड़ रहे हैं। सिहाग जी, आपके नेता भी पद यात्रा निकाल रहे हैं, रथ यात्रा की तैयारी है, जीत का दावा कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी से आप लोगों को बहुत उम्मीदें होंगी। सुनिए तो सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए सिहाग जी। लेकिन सीएम लगभग रोजाना जो बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, एक बात के जवाब में अभी शुरुआत में इन्होंने कहा, बेनीवाल जी ने हो सकता है गलती से कहा, हम हर एक हरियाणवी को साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो साधने का प्रयास किया जा रहा है सत्तासीन पार्टी की ओर से, लगता है आप लोगों के पास कोई तोड़ होगा, कोई रणनीति होगी? देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को और सभी प्रवक्ता साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम। जहां तक देखिए, मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता की बड़ी ही बात सुन रहा था, हैरानी हो रही थी कि किस ढंग से जैसे इस तरह काम गिनवा रहे थे कि हमने कोई काम को धरातल पे कर दिया हो। आज इन्होंने सिर्फ जब से 4 जून से लोकसभा चुनाव में इनकी बुरी तरह से हरियाणा में हार हुई है, हरियाणा के जनता का इनको जो एक संदेश था वो जनता ने इनको दे दिया है कि हम जो ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए। जो 9.5 साल तक इनकी रफ्तार थी 15-10 की स्पीड की, आज ये 500 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। 500 पे गाड़ी चलती नहीं है, उसका एक्सीडेंट भी 200 से ऊपर नहीं जाती गाड़ी। अब ये चाह रहे हैं कि हम उसको जनता को मतलब ये समझ ले कि जनता बेवकूफ है। जनता आप 9.5 साल कहां थे? जैसा कि आपने बताया, 19 सरपंचों पर लाठियां बरसाई, आपने उनको भ्रष्टाचारी तक कहा और आज उन सरपंचों को आपने इंडिविजुअल पावर दे दी। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया कि लोकसभा चुनाव में आपको नकार दिया। या तो आपके पूर्व के मुख्यमंत्री गलत है या आज के गलत है, एक को तो माफी, दोनों को माफी जनता से मांगनी चाहिए। पोर्टलों की सरकार आपने धक्के खुआ रखे हैं, हमें ये परेशानी है। मैं स्वयं 3 दिन से धक्के खा रहा हूं, मेरी खुद की फैमिली आईडी ब्लॉक होगी और वो कहते हैं कि आपकी फैमिली आईडी दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होगी जी। तो इस तरह की घटनाएं तो आम आदमी के साथ क्या बीत रही है पूरा हरियाणा जानता है। और आपने युवाओं के साथ, मैं आज हैरान हुआ एक सरकारी विज्ञापन देखकर ज्योति जी, उस सरकारी विज्ञापन पे ये लिखा हुआ है, हम इस पे लीगल कार्रवाई कर रहे हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची अब सरकारी नौकरी दी जा रही है। आप पहले बताइए कौन सी खर्ची पर्ची चली, आप सबूत दीजिए। और अगर आपके पास सबूत है, आपने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की और कार्रवाई किसको जेल में डाला? आपको ये जनता को बताना होगा ना कि कौन सी आप बिना पहले पर्ची खर्ची की सबूत दीजिए, आप जो पहले चलते थे। और आज आप जो आपके एसएस बोर्ड के स्टाफ कमीशन में नागर जी को, इनके चेयरमैन को किस तरह से अटैची की अटैची पकड़ी गई थी दफ्तर में, इन्होंने क्या कार्रवाई की? आज आप रोजगार की बात कर रहे हो, पीएचडी लगे हुए युवाओं को आप एक जो एचकेआरएम के थ्रू लगा रहे हो, वो रोजगार है आपका। आपने हरियाणा को बेरोजगार हरियाणा बना दिया, अपराध का हरियाणा बना दिया, किसानों को आप एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे। आज आप सिर्फ ये चाहते हो कि चुनाव में घोषणा वीर मुख्यमंत्री बनकर रह गए नायब सैनी जी। आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी जो इन्होंने अपनी नैतिक हार मान ली है, मैं समझता हूं पूरा हरियाणा समझ रहा है कि ये एक नैतिक तो अपनी हार मान चुके हैं। क्योंकि झूठी से झूठी घोषणाएं कोई भी करवा लीजिए। आज कलरक हड़ताल पर यही बैठे उम्मीद लेके, 1 साल पहले तो इन्होंने उनकी मांगे नहीं मानी थी, उन्हें डंडों से पीटा। आज से पूरे हरियाणा में कलरकों की हड़ताल शुरू हो गई है। मैं इनके यूनियन के आज प्रधान से मिला था, समर्थन दिया, बोले कि औरों की घोषणा हो रही है तो हमारी भी कर दो भाई। तो इन लोगों ने तो एक ये बना लिया कि एक 15 दिन की सरकार है और झूठी घोषणाएं कुछ भी करवा लीजिए, काम दाम हमें करना नहीं। हरियाणा को पीछे धकेल दिया। खट्टर साहब ने जो 9.5 साल हरियाणा को पीछे धकेला, उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको, भारतीय जनता पार्टी को। और जो चाहे आप एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात हो, किसानों पे अत्याचार हो, हमारी बहन बेटियों के हो, आप जवाब दीजिए ना। हमें परेशानी है, गुजरात को 468 करोड़ का बजट और हरियाणा जो खेलों में मेडल लेके आता है हर ओलंपिक में, एशियाड में, उसे सिर्फ 68 करोड़ रुपए देते हो आप लोग। ये परेशानी है विपक्ष को, ये भेदभाव कब दूर होगा? हर जगह आप एसडीओ भर्ती किए आपने हरियाणा से बाहर के, गुजराती को आप हरियाणा में लगाते हो। सबसे ज्यादा नौकरियां गुजरात के क्यों दी जा रही है, उसका कारण बताता हूं मैं ज्योति जी।
इन्होंने क्या किया, डोमिसाइल की जो लिमिट है पहले 15 साल की थी हरियाणा डोमिसाइल की, इन्होंने 5 साल कर दी घटा के। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के, जो हरियाणा की जनता के साथ भेदभाव कर रहे हैं। और चाहे आज उद्योग धंधे ठप है, फिरौतियां मांगी जा रही है, छोटा व्यापारी इन्होंने परेशान कर दिया। जनता तो चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रही है। आप चाहे जो मर्जी झूठी घोषणाएं कर लीजिए, चुनावों के समय में आप सबको पता है आप धरातल पर कौन सी योजना आपने इंप्लीमेंट की है। ठीक है, चलिए मैं चर्चा में आगे बढ़ रहे हैं, जेजेपी को चर्चा में जोड़ते हैं। अजय जी, लाभ किसे मिला? कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर चुके हैं, जिसमें डब्बाली, उचाना, जुलाना, चरखी दादरी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने खूब लोगों का गुस्सा झेला के, ये माना भी है कि माना क्या आप लोगों ने कहा कि गेहूं के साथ घुन पिसा के बीजेपी का गुस्सा भी हम लोगों को झेलना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा। तो ऐसा तो नहीं कि अब भी गुस्सा के विधानसभा चुनाव तक वो गुस्सा, आक्रोश, रोष लोगों का बरकरार के? क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का ग्राउंड पर? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। वो प्रवक्ता साथी बैठे हैं वो हरियाणा प्रदेश में, नमस्कार। फोन डिस्कनेक्ट हो गया शायद इनका, इनको फिर से कनेक्ट कीजिए। अजय जी आएंगे आपके पास। चलिए अवनदीप जी, आप लोगों ने इस बार गठबंधन किया कि बीएसपी से दावा कर रहे हैं गठबंधन की सरकार होगी, अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा के। क्या वाकई लग रहा है ऐसा कोई चमत्कार या बहुत बड़ा करिश्मा या परिवर्तन हो जाएगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव तक कम से कम ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हरियाणा की राजनीति से। नहीं, ज्योति जी, जब भी लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव होते हैं और खासकर से देश और प्रदेश की मैं बात करूं, तो पिछले चुनावों का कोई भी असर मैं कहूं या कोई भी रिजल्ट जो है उन चुनावों के रिजल्ट में नहीं जोड़ा जाता। पहली बात, जब भी चुनाव होंगे जनता वोट डालने जाती है नए सिरे से और नए सिरे से सरकार चुनती है। हमारा लोकतंत्र काफी पुराना हो गया, 70 साल के करीब से चुनाव देश और प्रदेश में हो रहे हैं। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, अगर मैं गिनाने लग जाऊंगा कि खासकर से हरियाणा से संबंधित कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स को देख करके विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल विपरीत रिजल्ट पहले भी आए, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। 2009 के अंदर भी हमने कोई भी सीट लोकसभा में नहीं जीती थी, लेकिन विधानसभा आते आते हम 32 सीटें जीते थे और इसी टाइम स्पैन में। अब बात आती है लोकतंत्र के अंदर जो है, जो फैसले लिए जाते हैं वो सरों की गिनती से होंगे, जनता जनार्दन की संख्या से होंगे। और जब हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुसंख्यक समाज का गठबंधन हुआ है, किसान और कमेरे वर्ग का जो गठबंधन हुआ है, हमारा ये मानना है लोगों की भावनाओं के अनुरूप जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश जो कृषि प्रधान प्रदेश है और वो जाना जाता है अपने कृषक समाज के लिए, कमेरे वर्ग के लिए, मजदूर समाज के लिए, एक बहुत बड़ा हिस्सा मजदूर समाज का भी है। और दोनों ही वर्ग भारतीय जनता पार्टी की कुशासन से बहुत ज्यादा दुखी और त्रस्त थे। और कांग्रेस के लंबे शासन काल में इन दोनों ही जो वर्गों ने अपनी इच्छाओं के अनुरूप बिल्कुल भी जो है विकास नहीं किया है, उल्टा उनके साथ उनके अधिकारों का हनन हुआ था। और कांग्रेस के राज में ही जो है इंडियन नेशनल लोकदल का जन्म हुआ, बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों वर्गों को और ज्यादा शोषित किया और ज्यादा परेशान किया। तो ज्योति जी, ये दोनों वर्ग अब साथ में आ चुके हैं और हरियाणा के अंदर मैं जैसे फिर से कह रहा हूं कि बहुसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक में है और लोकतंत्र में संख्या के बल पे ही नतीजे तय होते हैं। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की जो गठबंधन की सरकार है वो हरियाणा में बनने जा रही है। रही बात आपने अभी आपके आज के जो टॉपिक है डिबेट का कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार घोषणाएं कर रही थी, और ये बिल्कुल हास्यास्पद भी लगता है कि जो पार्टियां कल तक, अब देखिए आज ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता बढ़ा दिया गया है, जबकि बेरोजगारों को रोजगार की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है। और ये बहुत ही, अगर आप इसको एक नजरिए से देखेंगे, ये बहुत ही शर्मनाक है हमारे लिए भी
कि हम बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता बढ़ा दिया। हमने ये बात नहीं की हमने बेरोजगारों को रोजगार। अमनदीप जी, आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में बेरोजगारों के लिए कितने भत्ते का प्रावधान किया आप लोगों ने, आप बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना मैडम, लेकिन उससे पहले कितने भत्ते का ऐलान किया है? मुझे ठीक से याद नहीं, शायद 20 से 21 हजार रुपए। मैं बता रहा हूँ ना आपको। तो आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? सरकार 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे आप लोग? हाँ तो मैडम मैं यही तो कह रहा हूँ, उससे पहले संकल्प हमारा ये है कि बेरोजगारों को जितना संभव हो सके उतना रोजगार देंगे। और इंडियन नेशनल लोकदल की आप सरकार उठाइए, उस समय की बेरोजगारी दर को उठाइए, पूरे देश के अंदर सबसे कम थी, आज बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। हम तो ये कह रहे हैं कि कोशिश सबसे पहले ये होगी कि सब ज्यादा से ज्यादा रोजगार देंगे। अगर फिर भी कोई रह जाता है तो उसको कम से कम इतना सम्मान मिलना चाहिए कि वो अपने जीवन यापन, अपने जीविका चला सके। इस तरह से बेइज्जत ना हो सके कि सरकार ने बेइज्जती भी कर दी, भाई तुझे तो बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं और हाथ में भी कुछ नहीं आया। क्या इस बेरोजगारी भत्ते को आप आज की महंगाई के दौर में जायज मानते हैं? क्या ये जायज बात है? और जो सरकार, जो कल तक पार्टियां ये कह रही थी कि हरियाणा में तो बेरोजगारी नहीं है, आपके चैनल पे पिछले 4.5 साल से हम गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा है, बेरोजगार हरियाणा का युवा सबसे ज्यादा लायक है पूरे देश में नौकरी पाने के, और ये मानने को तैयार नहीं थे। आज इन्होंने कैसे मान लिया कि हरियाणा में बेरोजगार घूम रहे हैं? केवल चुनाव सिर पे इसलिए? क्या इनकी कोई जवाबदेही नहीं? क्या ये बातें सरकार की होती है? हमें शर्म आती है कि हम इस तरह के प्रदेश में रह रहे हैं, इस तरह की सरकार को झेल रहे हैं। ये प्रत्येक हरियाणवी के लिए और खासकर युवा के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और देखिए, सरकार छाती फाड़ करके मुख्यमंत्री घोषणा ऐसे कर रहे हैं कि जैसे बहुत ही ज्यादा विकास की बड़ी बात कर रहे हैं। आज ये पूरे विश्व स्तर पर इस तरह की खबर जारी हो गई तो क्या इंप्रेशन हरियाणा प्रदेश का जाएगा, क्या इंप्रेशन जाएगा हमारे सरकार का? इसीलिए हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये सरकार जो है ये पूरी तरह से विफल लोग हैं, नाकाबिल लोग हैं, और ये सरकार चलाने के काबिल नहीं है। ये तो केवल और केवल कोई संगठन में दीक्षा देने के काबिल थे, और उसी लिहाज से यहाँ पर सरकार की गद्दियों पर बैठ के लोगों को झूठ बोल करके, लोगों को झूठे सपने दिखा करके। चलिए अजय जी फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। अजय जी, मेरा सवाल मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। लोकसभा में लोगों का खूब गुस्सा आप लोगों ने झेला है, कहीं नारेबाजी हुई, कहीं काले झंडे लोगों ने दिखाए हैं। इस बार क्या लग रहा है, माहौल बदला है कुछ लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक? ज्योति जी नमस्कार, प्रवक्ता साथियों को भी मेरा नमस्कार, हरियाणा वासियों को मेरा राम राम। ज्योति जी, आप सीनियर एंकर हैं और भली भांति अच्छी तरह से जानते हैं कि लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव अलग अलग मुद्दों पर होते हैं। जब लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों को एडवांटेज मिलता है, वहीं क्षेत्रीय दलों को विधानसभा चुनाव में एडवांटेज मिलता है। अगर मैं इसके उदाहरण देने लगूंगा तो लंबा समय लग जाएगा, और मैं बार बार उदाहरण देकर के आपका समय जाया नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि हमें निश्चित रूप से इस बात का नुकसान उठाना पड़ा कि हम भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं शुरुआत में एक छोटी सी बात ऐड कर देती हूँ। हरियाणा की बात करें, ठीक है, आप लोग 4.5 साल तक गठबंधन में रहे, अन्यथा 20 साल हो जाएंगे रीजनल पार्टी को अपने बूते सरकार में आए। जब आप कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को फायदा मिलता है, तो हरियाणा तो आप जानते हैं दिल्ली के साथ ही चलता है, केंद्र के साथ ही चलता है। 20 साल तो लोकदल को हो जाएंगे सत्ता में आए। ठीक है, आप लोगों ने बीजेपी के खिलाफ लड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन जरूर कर लिया था 4.5 साल। नहीं, हम बीजेपी के खिलाफ लड़े थे, हम कांग्रेस के भी खिलाफ लड़े थे, हम इनेलो के भी खिलाफ लड़े थे। उसको सिर्फ ये कहना कि आप सिर्फ बीजेपी के खिलाफ लड़े थे, ज्योति जी ऐसा नहीं था। और सभी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक क्षेत्रीय में फिर आपको उदाहरण के साथ बताता हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमें मात्र 4% वोट मिले थे, वही विधानसभा चुनाव में 16% कुछ वोट मिले थे। तो ये तो सब आपके सामने है। जहां विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, उसका उल्टे जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 4 सीटें मिली। अगर मैं बिहार की बातें करूं तो इसी तरह के आंकड़े निकल करके आएंगे। तो ये दोनों अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। दूसरा, मैं आपको कहूंगा कि 4.5 साल हम सत्ता में रहे, उसकी नाराजगी हमें झेलनी पड़ी। लेकिन ज्योति भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता
कि जो हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों से मैनिफेस्टो के माध्यम से वादा किया था कि हम रविदास जी का मंदिर बनाने का काम करेंगे, ये कभी हो पाया जब हम 4.5 साल सत्ता में सहयोगी रहे। हमने हरियाणा प्रदेश के बेरोजगारों से, युवाओं से वादा किया था कि 75% हरियाणा प्रदेश को रोजगार में प्राइवेट सेक्टर में हम व्यवस्था करेंगे। ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने उसको चैलेंज कर दिया, उसकी हम पैरवी करने में लगे हुए हैं, और वो जिस दिन लगेगा, जिस तरह चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन लागू की थी, उसी तरह से लंबे फायदे उसके मिलेंगे। हमने BCD के लिए हमारे चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था, हमने वो फुल करने का काम किया। 50% महिलाओं के लिए हमने पंचायती चुनाव में वादा किया था, वो हमने पूरा करने का काम किया। इस तरह से अनेक वादे थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते टीवी पर बैठ करके कि हमने 3,000 रुपए पेंशन करने का काम किया। ज्योति जी, मैं आपको बताऊं कि इनके मैनिफेस्टो में कहीं नहीं था कि हम 1 भी रुपया बढ़ाएंगे। और 1999 में हरियाणा प्रदेश में बुजुर्गों को मात्र 100 रुपए पेंशन मिलती थी। 5 साल लोकदल चौटाला साहब महंगाई के अनुपात के साथ बढ़ाने का कहा गया था मैनिफेस्टो में। बीजेपी के मैनिफेस्टो की आप बात करते हैं? वो ज्योति जी, ये था कि हमने ये कहा था कि अगर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री दुष्यंत जी बने तो ये इस तरह से 5100 रुपए पेंशन हो, लेकिन हालात ऐसे हुए कि हमें मात्र 10 सीटें मिल पाई। तो जो हमारा अनुपात रहा आज तक का, अगर इतिहास उठा करके देखेंगे तो सिर्फ 4.5 साल का ये सत्ता का ऐसा था जिसमें 1,000 रुपए बढ़े। इससे पहले ऐसा हुड्डा साहब भी रहे, उनके 10 साल के टर्नओवर में मात्र 700 रुपए बढ़े। ये हालात रहे। दूसरी बात मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से आज दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से यात्रा निकाल रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले चंद लाइनें लिखी थी हरियाणा प्रदेश के मौजूदा हालात पर, और दीपेंद्र जी हुड्डा जो यात्रा निकाल रहे हैं उन पर मेरी लिखी हुई 4 लाइनें बड़ी स्टिक साबित होती हैं कि बर्बाद गुलिस्तान करने वाले गुलाब मांग रहे हैं, बर्बाद गुलिस्तान करने वाले गुलाब मांग रहे हैं, चोर लुटेरे आज इंसाफ मांग रहे हैं, और जिन्होंने सरेआम 10 साल लूटा हरियाणा प्रदेश को, वो लोग आज दूसरों से हिसाब मांग रहे हैं। तो हिसाब मांगने वाले पहले 10 साल का तो हिसाब दे दें, इनको लोग अच्छी तरह से जानते। ठीक है, चलिए कांग्रेस से इस बात का हम उत्तर लेंगे। पंकज बेनीवाल जी, ऑब्जर्वर्स गए हैं फील्ड में, लोगों से फीडबैक लिया गया है। मोहनलाल बडोली का बयान भी रिसेंट सामने आया था कि 25% जो वर्तमान विधायक हैं उनके टिकट कट सकते हैं। तो क्या किस आधार पर ही रहेगा? किसी का आशीर्वाद, किसी बड़े नेता का साथ इसमें जरूरी रहेगा? या पिछली बार हमने देखा कि कुछ मंत्रियों के टिकट भी कट गए थे, ज्यादातर मंत्री हार गए थे। अनिल विज और बनवारी लाल के अलावा अगर हम बात करें, पूरी कैबिनेट ही आप लोगों के हार गए थे। तो क्या फैक्टर्स इसमें रहने वाले हैं? देखिए ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ संवाद में बनी हुई है, और बीते रविवार को सारे ऑब्जर्वर्स एकदम से पूरे हरियाणा के अंदर सारे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया है। उनसे वहां की क्या क्या दिक्कतें हैं या कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो आगे आ रहे हैं, और कौन कौन सा कैसे काम कर रहे हैं, किसकी कार्यशैली कैसे, उन सब चीजों की एक बहुत बड़ी लिस्ट और सारी कार्यशैली बना करके पूरे डॉक्यूमेंट हाईकमान को दे दिए जाएंगे, और उसके आधार पर कौन किसकी कैसी छवि या कैसे काम वहां पे कर रहे हैं, उसके आधार पर टिकटों का वितरण किया जाएगा। बहुत ही बारीकी के साथ अपने काम में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। चुनाव प्रबंधक समिति जिसमें 32 मेंबर बनाए गए हैं, चुनाव प्रदेश समिति जिसमें 20 मेंबर बनाए गए, इन सब चीजों की काम देखने के लिए, चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयार है, और जनता के साथ संवाद करके और अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करके, क्योंकि संगठन है भारतीय जनता पार्टी के पास, कांग्रेस या और दलों के जैसे नहीं कि बिना संगठन के ही जनता के बीच में हम जा रहे हैं। तो जितने हमने काम किए हैं उनके आधार पर और जनता के साथ संवाद स्थापित करके जो जनता का आशीर्वाद है वो हम लगातार तीसरी बार लेने के लिए प्रेरित हैं, और जनता के आशीर्वाद से अब की बार हरियाणा के अंदर तीसरी बार भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की भी बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि जितने ये साथी इनेलो के साथी ने कहा कि रोजगार में ऐसा होगा, मैं इनको याद दिला दूं कि इनके टाइम पर सिर्फ 15,000 के आसपास की नौकरियां दी गई थी इनके कार्यकाल में, और ये जिस दल का बात कर रहे हैं कि हम लोग काबिल हैं या नाकाबिल लोग आ गए, तो ये इतने काबिल लोग थे कि हरियाणा की जनता ने इनको 20 साल से लगातार सत्ता से बेदखल करके बाहर रखा है। इनका गुंडाराज देखा था हरियाणा की जनता ने, इसलिए 20 साल से इनको बेदखल करके रखा है। ये सारे चीजें, और लोकसभा में भी इनको आईना दिखाया कि साहब अभी भी आप तैयार नहीं हुए, अभी भी जो आप नाकाबिल लोग थे
ओम प्रकाश चौटाला जी के राज से लेकर के आज तक जो आप लोग काम किए हैं, आप लोगों ने जो हरियाणा को लूटने का काम आप लोगों ने किया है, वो दंश आज भी हरियाणा झेल रहा है। हरियाणा के हरेक के दिल के अंदर वो दंश आज भी बार बार में उनको कुरेदता है। इसलिए आपको लोकसभा में भी आईना दिखाया कि आप अगर गुंडाराज भी था, सुनिए, चौटाला सरकार में अगर गुंडाराज था तो लोकदल के घटक को आप लोगों ने साथ रखा 4.5 साल तक, बीजेपी के साथ आप लोगों ने गठबंधन किया। वो पोस्ट अलायंस था हरियाणा को एक बेहतर सरकार देने के लिए। हरियाणा के अंदर एक सरकार ऐसी चले जिससे हर एक हरियाणी को फायदा हो पाए, इसलिए जननायक जनता पार्टी के साथ समर्थन लेकर के और हरियाणा को एक फिर सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्योंकि हरियाणा में सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने बनाकर भेजा था। हमारा दायित्व बनता था कि हम हरियाणा को एक फिर सरकार बना करके दें। जननायक जनता पार्टी के साथ एक घटक दल को हमने साथ लिया और अब उनके साथ मिलकर के हरियाणा को बेहतरी की तरफ, प्रगति की तरफ आगे लेकर के गए। ऐसा कोई भी नहीं है। और जहां तक पेंशन की बात कर रहे थे, मैं जवाब देना चाह रहा था बीच में, लेकिन आपने जवाब खुद ही दे दिया कि हमारे मैनिफेस्टो में था कि लगातार पेंशन को हम बढ़ाते चले जाएंगे महंगाई की दर के आधार पर, और हमने उस अपनी बात पर आमदा थे, कायम थे, और हमने उस पेंशन को 3,000 रुपए तक के किया और वो सबके खातों में आती है। जो बार बार पोर्टल का रोना रो रहे हैं, उस पोर्टल के बारे में बताऊं, आज पोर्टल की ही स्थिति ये है कि आपको घर बैठे पेंशन मिल जाती है। आपको घर बैठे सारे डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल है, गैस कनेक्शन, जितनी भी तमाम चीजें, 48 तरह की चीजें ऐसी हैं जो आपको सिर्फ पोर्टल के माध्यम से, एक क्लिक में आपके सरल जो पोर्टल्स हैं उनके माध्यम से आपको मिल जाती है। तो इनको अंदाजा नहीं है कि पोर्टल किस तरीके से है। जब सबसे पहले पोर्टल को हरियाणा के अंदर लागू किया गया और जब चीजें सामने आई, अगर उसमें खामियां भी थी तो हम मानते हैं कि खामियां थी, उन खामियों को दूर करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज किसी को कोई भी दिक्कतें नहीं आ रही है। एक तो समस्या अगर किसी के साथ है तो वो समस्याएं भी सबकी दूर हो जाएंगी। तो पोर्टल के साथ हरियाणा की सरकार ने जो आज डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, डिजिटलाइजेशन के साथ आज हरियाणा को देश में सर्वप्रथम आगे रखने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। घरों में बैठ के कागज काले करके या हमारे बुजुर्गों को पेंशन के लिए बैंकों में लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर कांग्रेस की सरकार को ऐसा लगता है कि बैंकों के अंदर बुजुर्गों की लाइन लगी होनी चाहिए, बुजुर्ग हमारे परेशान होने चाहिए, तो खूब करें। ये चाहे कि हमारी महिलाएं गैस सिलेंडर की लाइन के लिए 4-4 दिन तक लाइनों में लगे रहे, तो अपने मुंह से बोले कि पोर्टल को बंद करेंगे और बुजुर्गों हम तुम्हारे को बैंकों की लाइन में लगा देंगे पेंशन के लिए, महिलाओं आप सबको हम गैस सिलेंडर की लाइन में लगा देंगे। कहें अपने मुंह से कि पोर्टल बंद करने के बाद ये सारी फैसिलिटियां, इनको मुंह से कहना चाहिए कि हम इस तरह की सरकार फिर से चलाना चाहते हैं जिसमें आप लोग दर दर की ठोकरें खाएंगे। आपको ना तो किसान सम्मान निधि मिलेगी, ना ही आपको फसल खराब होने का मुआवजा मिलेगा। अगर आपकी फसल खराब होगी तो योगेश यादव जी बताएं कि 2-2 रुपए के 5-5 रुपए के चेक खींचेंगे, बताएं एक एक करके कि पोर्टल की सरकार नहीं होनी चाहिए। आज मेरी फसल मेरा ब्यौरा के हिसाब से जिसकी जितनी फसल खराब होती है उसको उतना मुआवजा उसके खाते में सीधा चला जाता है। बताएं आप लोग कि हम किसानों को लाइन में लगा देंगे बैंकों की और बताएं योगेश यादव जी कि हम लोग किस तरह की सरकार बीते 10 सालों में हमने चलाई है और इस तरह की सरकार भी हम चलाना चाहते हैं कि पोर्टल की सरकार को हम बंद कर देंगे। पोर्टल एक समस्या अगर इनको लगती है तो ये भी बताएं कि हम लोग किस तरह की सरकार हरियाणा के अंदर चलाना चाहते हैं। मैं योगेश यादव जी जरूर बताएं कि बैंकों में लाइन खड़ी करना चाहते हैं क्या, गैस सिलेंडर की लाइन लगाना आप एक बात बताएं, अभी आप इतने सवाल पूछ रहे हैं, योगेश जी ने एक बात पूछी कि कई फैसलों पर सरकार जहां जहां बैकफुट पर आई है, सरकार ये बताए कि क्या ये फैसले शुरुआत में गलत हुए थे या फिर जो अब हो रहा है वो गलत है। दोनों चीजें तो साथ में ठीक नहीं हो सकती। देखिए ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को आगे ले जाने के लिए, अगर सर पंक्ति में खड़ा करने के लिए हर एक हरियाणी की कोशिश की। अगर उन चीजों में कहीं हमें कमी लगी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर लगा कि इसमें कोई खामी है तो हमने उसको वापस। अच्छा, ये कमी लगी या लोकसभा में आप लोगों को समझ आ गया कि लोग नाराज तो हैं? नहीं, इसमें ऐसी नाराजगी, अगर नाराजगी वाली बात करें तो 5 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को दी हैं, 3 सीटें ऐसी जिनमें 5 थोड़े से मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो भारतीय जनता पार्टी का आज भी अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव के हिसाब से जो वोट प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है। कांग्रेस वाले जरूर ज्यादा बोलने की कोशिश करेंगे लेकिन 42.67 ही है इनका, और जो 4% जो आम आदमी पार्टी का जोड़ते हैं उसको लेकर के 40 बोलते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से बात करूं तो 44 पॉइंट समथिंग हमारे को वोट परसेंटेज मिला था, जो कि भारत हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की संख्या
भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नाराज नहीं है। हाँ, इन्होंने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, इन्होंने 8500 रुपए खटाखट खातों में देने की बात की थी, उससे जनता का ध्यान जरूर भटका। इन्होंने संविधान को हाथ में लेकर के झूठ बोलने की कोशिश की कि संविधान के साथ ये बदलाव हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वो है कि अंबेडकर जी के जो 5 तीर्थ थे उनको 5 तीर्थों पर स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर संविधान को बदलने की कोशिश की है पूर्व के अंदर, तो कांग्रेस की सरकार ने की, कितनी बार कुठाराघात किया है संविधान के ऊपर, यही जाने। दलितों के ऊपर इनकी सरकार बनते ही कैसे दलितों के ऊपर गोहाना के अंदर और हाथी हिसार के अंदर कैसे इन लोगों ने दलितों की बस्तियों को चला दिया था। क्या इनको याद नहीं है कि किस तरीके से ये लोग अंबेडकर जी जिनको समाज के अंदर अनुचित बनाना चाहते थे, जिनको आगे बढ़ाना चाहते थे, उनकी बस्तियों को चलाने का काम कांग्रेस ने किया। क्या ये लोग नहीं जानते कि हम लोग दलित विरोधी लोग हैं? तो भारतीय जनता पार्टी हर एक को आगे लेकर के काम करना चाहती है, हर एक वर्ग को, हर एक जाति समीकरण जितने भी सारी चीजें, उन सबको उत्थान की तरफ ले जाना चाहती है। और 4 जातियों में आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को मानती है कि गरीब है, गरीब में सभी कास्ट के लोग हो सकते हैं, महिलाएं हैं तो सभी कास्ट की हो सकती हैं, युवा है तो सभी कास्ट के हो सकते हैं, किसान है तो सभी कास्ट के हो सकते हैं। हम लोग किसी को जात पात या धर्म के नाम पे नहीं बांटना चाहते। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 4 का चलिए, आप लोगों पर सबसे बड़ा आरोप तो विपक्ष का यही रहता है कि आप लोग धर्म और जाति के आधार पर बांटते हैं। ये आरोप रहता है आप लोगों पर, विरोधियों का। लेकिन हम तो काम कर रहे हैं, हमने किन तरीके से बातें की आपके सामने रखा है। ज्योति, चलिए मैं कांग्रेस से सवाल कर रही हूँ। आप लोगों का जो सबसे बड़ा चुनावी कार्यक्रम है हरियाणा मांगे हिसाब, बीजेपी और सीएम तो कहते हैं जिनके खुद के वही खाते खराब हैं वो हमारा हिसाब मांग रहे हैं। दूसरा, इनेलो और जेजेपी भी, अभी अजय जी ने सवाल भी पूछा कि आप लोग अपने 10 साल का हिसाब तो दें, किस तरह से आप लोगों ने हरियाणा को लूटा। देखिए ज्योति जी, वो हम जो हरियाणा मांगे हिसाब मांग रहे हैं, हमारा कार्यक्रम डेली दीपेंद्र हुड्डा जी पूरे प्रदेश में पदयात्रा कर रहे हैं और हुड्डा साहब भी अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, शैलजा जी भी कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा सबसे मुख्य मुद्दा यही होता है कि पिछले 10 साल का हम हिसाब उनकी कमियां गिनवा रहे हैं और हमारे कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान जो विकास के काम हुए, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे परमाणु संयंत्र की बात हो, चाहे न्यूक्लियर की बात हो, चाहे निफ्टी की बात हो, जितने जो काम, जो चाहे एम्स की बात हो, जो प्रदेश में हमने शिक्षा में कंपैरिजन किया है, महंगाई में, रोजगार में, आप आइए हमारे साथ। आप हमने बिल्कुल एक बुकलेट भी इन्हें हर गांव-गांव में हम दे रहे हैं, जो कांग्रेस के शासन काल के 10 साल है और आज भाजपा का जो 10 साल का कार्यकाल है। और मैं बताना चाहूंगा बेनीवाल जी को, जो पोर्टल की सरकार है, आप इस स्टैंड पे रहना। आज हमारी 12 तारीख है, मुझे अंदेशा है आज हम बहस में हैं, बहुत जल्द नायब सैनी जी ये भी घोषणा करने वाले हैं, ये अनावश्यक पोर्टल है, इनको बंद करेंगे। फिर ये जनता फिर सवाल पूछेगी आपसे, जो इन पोर्टलों में उलझा रखा है प्रदेश की जनता को। एक आदमी तो घर में ऐसा चाहिए जो थैला ठाए घूमता रहे पोर्टलों में। और हमारे समय में जो बुढ़ापा पेंशन थी, घर बैठे नगद मिलती थी, ना कि इन पोर्टलों के थ्रू। और आप फसल बीमा की बात करते हो, पोर्टल से आ रही है। 5 साल से लगातार ये धरने क्यों चल रहे हैं? क्यों किसान फसल बीमा का अभी तक 4 साल पहले का बीमा हिसार में नहीं आया है? आप जवाब दीजिए। और जो आपने जो जज्बा के साथ मिलकर सरकार चलाई, जो घोटाले किए, आज भी उन पे आप मौन क्यों है? उनकी जांच क्यों नहीं करवा रहे? शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, स्टाफ सिलेक्शन में घोटाला, कितने भ्रष्टाचार तो आपको मैं गिनवाऊं, जो कि सिर्फ आपने उनकी फाइलें रखी हुई है। और ये तो ज्योति जी, हरियाणा की जनता, एक राह चलता हुआ राहगीर भी ये बता देगा किसान और दलित का विरोधी कौन है। वो नाम आएगा भारतीय जनता पार्टी। आप, मैं नहीं कह रहा ये बात, आप हरियाणा में कहीं भी पूछ सकते हो ये बात। और धर्म जाति का जहर हरियाणा की जनता नहीं मानती। मैं स्पष्ट रूप से ये बात धन्यवादी हूं हरियाणा की जनता का। नहीं तो ये लोग जेजेपी की टिकट भी ये फाइनल करते थे और इनेलो की भी, क्योंकि ये इनकी बी टीम है। लेकिन जनता ने जो किसान विरोधी लोगों को नकार दिया है, आज पूरा प्रदेश हुड्डा में है। आज आप पूरे हरियाणा के कोने कोने में कहीं भी देख सकते हो, जो टिकट चाहने वालों की लाइन लगी हुई है कांग्रेस में। हर आदमी में पूरा प्रदेश ये कहता है कि जो टिकट लेके आएगा कांग्रेस की, हम विधायक उसको बनाने का काम करेंगे। क्योंकि कांग्रेस आम आदमी, तो इससे नुकसान तो नहीं हो जाएगा सियाद जी? ये जितनी ज्यादा लंबी लाइन होती है, उतना नुकसान, उतना भीतर घात भी बहुत होता है। जिंदगी में कभी भी नहीं कर सकते।
ये जितनी टिकट को लेकर होगी कोशिशें उतना देखिए, ज्यादा नुकसान भी भीतरघात पार्टी में को हो बताता जाता है। हूं, भीतरघात इस बार बीजेपी में है, ना कि गुटबाजी अब भाजपा में है। आज भी आप देखिए भव्य बिश्नोई जी ने क्या कहा है कि टिकट का वितरण ठीक नहीं हुआ। इनके राव इंद्रजीत जी क्या कह रहे हैं, वो पूरा मोर्चा खोले हुए हैं। विज साहब को इन्होंने घर पे दोनों ही पार्टियों में है, दोनों ही पार्टियों में है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। शैलजा ने क्या कहा था? अरे फयाज साहब भूल गए, कुमारी कांग्रेस शैलजा ने में क्या सभी कहा था? अलग-अलग टिकट क्षेत्र में किया निकले गया। हुए हैं, अपना आप प्रचार कर अपनी रहे हैं। पार्टी ज्योति के जी, बारे में बताएं कि आपकी पार्टी के नेता ही आपके अंदर क्या बात कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी का ही बता रहे हैं। ये गुटबाजी तो जो आप कुमारी शैलजा कांग्रेस ने की गिनाते थे, बताएं। आज आपकी भारतीय क्या जनता कुमारी पार्टी शैलजा ने क्यों कहा है गुटबाजी कि का पार्टी शिकार हुई है, उसका जनता कारण पार्टी- है आप वोट तो लेते हो दक्षिण हरियाणा के वोट लेते हो और मुख्यमंत्री बनाते हो, थोपा हुआ मुख्यमंत्री आप चुनते हो। हमारी पार्टी में एमएलए से फैसला होता है, वहां लोकतंत्र है। आपने तो अमित शाह जी ने उनकी डिक्लेयर कर दिया कि तीसरी बार नायब सैनी जी मुख्यमंत्री होंगे। इसका मतलब विधायक की कोई राय नहीं है, विधायक का कोई महत्व नहीं है। ये फिर विधायक को भारतीय जनता जनता क्यों पार्टी चुनती है है? कि ये गरीब अगर का पहले बच्चा से भी ये तय मुख्यमंत्री है बन आपका सकता है। मुख्यमंत्री का आपकी चेहरा, पार्टी के जैसे नहीं है कि परिवार से बाहर ना निकले। अगर फयाज साहब आपने अगर किसी आपके गरीब दम के है, बच्चे को नहीं तो मनाया। कह के दिखाओ कि ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, आपने तो सिर्फ एक अरे एक डम्मी बार बता के तो मुख्यमंत्री दिखाओ कि देखे कि कौन सबसे ज्यादा डम्मी हो सकता परिवार है। से बाहर का मुख्यमंत्री का फेस होगा। आप एक बार कह के तो दिखाओ। कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बन सकती हैं, आप कह के दिया फयाज साहब मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी कह इस के तरह तो दिखाओ करती एक नहीं, बार। वो विधायक को लोकतंत्र है हमारी पार्टी में। आपकी तरह नहीं है, थोपे नहीं जाते। और जो आपके अमित शाह जी ने घोषणा की, उनको क्या अधिकार है आपकी पार्टी का? आपकी पार्टी में जो लोकतंत्र ही नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी को दो लोग चलाते हैं। चलिए मैं जेजेपी को मोदी चर्चा जी, में जोड़ूंगी। अमित शाह ठीक जी। है, आप भी कहते हैं विधायक तय करते हैं, हाईकमान तय करता है, ये लोग भी कहते हैं। और विधायक को जनता चुनेगी जब ही आम कांग्रेस ने होते हैं। 1991 में आप लोग आए, चौधरी बीरेंद्र सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ा, भजनलाल को सीएम बनाया। उसके बाद भजनलाल की अगुवाई में जब चुनाव लड़ा, हुड्डा साहब को सीएम बनाया। उससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। तो ठीक है, आप लोगों के अपने अपने दावे हैं कि विधायक चुनते हैं, राय होती है जी, ठीक है। हाँ, राय होती नहीं होती, वो देखा था हमने उस वक्त भी किस तरह से अलग पार्टी बना ली थी। 2007 में अलग पार्टी बना गए थे भजनलाल, और इतना स्मूथली सीएम नहीं बना, विरोध उस वक्त भी था। ठीक है, चले। पार्टी के टिकट का भी क्या करें? मैं अब जेजेपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। गुंडाराज की बात कह रहे हैं पंकज बेनीवाल जी की, ये गुंडाराज था चौटाला सरकार में, उसे हमने खत्म करने का काम किया के, और क्योंकि फिर सरकार देनी थी तो ठीक है, हमने जेजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था। ज्योति जी, एक बहुत उम्दा शेर है एक कवि का कि कभी कभी हमने यूं भी दिल को बहलाया है, जो बात खुद नहीं समझे वो औरों को समझाया है। गुंडा राज की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि रोहतक के रमेश लोहार कौन है? हरियाणा प्रदेश के जाने माने गैंगस्टर, चीफ मिनिस्टर के साथ मंच साझा करते, रोहतक के थाने के हिस्ट्री शीटर हैं। आप इनसे जब इनकी बारी आए तो पूछना। राजेश सरकारी कौन है जिनकी पत्नी रोहतक के आज जिला प्रमुख है? वो जाने माने हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर है कि नहीं है? ये गुंडाराज की बात करते हैं। आज इनको गुंडाराज याद आ गया। 1999 से 2004 तक क्या ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ सत्ता में साझेदार नहीं थे? आज सीट पर बैठ करके, शायद उस समय ये पॉलिटिक्स में ना हो या इनकी मेमोरी कमजोर हो, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये याद करेंगे तो इनको याद आएगा कि आप 6.5 साल सत्ता में भागीदार थे। आज सीट पर बैठ करके अनाज शराब कुछ भी बोलने लग जाते। और वैसे मैं आपको एक बात कहूंगा ज्योति जी, इनकी कोई विचारधारा नहीं, ना नीति है ना नियत। आपको उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ, जब 1975 जब इमरजेंसी इस देश में लगाई गई और लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे इस पार्टी को स्थापित करने वाले लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ सड़कों पर निकल करके नारे लगा रहे थे, और सबसे ज्यादा वो विरोध कर रहे थे क्योंकि उस समय इमरजेंसी लगाने वालों में सबसे बड़ा नाम आया था तो चौधरी बंसीलाल का नाम आया था। और उस समय ये नारा हुआ करता था बड़े प्रसिद्ध, और अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जी की अगुवाई में उस समय के नेता ये नारे लगाते थे कि इमरजेंसी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल। और आज उस मुंह से हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हमें बंसीलाल जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। नरेंद्र मोदी जी हरियाणा प्रदेश में आते हैं कि बंसीलाल, ठीक है, उसके बाद तो सरकार भी बना ली थी इन लोगों ने। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि
इन लोगों की कोई विचारधारा नहीं। अब आप लोगों के सामने ये कह रहे हैं कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। 3 मिनट पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक हरियाणी को, हरियाणा प्रदेश को अग्रसर करने के लिए हम हरियाणा के हर एक नागरिक को साथ लेकर के चल रहे हैं। लेफ्ट का इंडिकेटर देकर के राइट में निकलने की इनकी आदत है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते थे, हरियाणा प्रदेश में बनाया कि एक आता। मैं पूछना चाहता हूं, दूसरा, जात पात के नाम पर यह कह रहे थे कि हम जाति धर्म के नाम पर बात नहीं करते और हम जाति पाति की बात नहीं करते। समग्र हरियाणा प्रदेश जानता है और यहाँ बैठा हुआ एक एक प्रवक्ता जानता है कि किस तरह से 35 बनाम 1 का नारा दिया गया। एक जाति विशेष को नॉन जाट, जाट वर्सेस नॉन जाट की बात नहीं करते हैं और आप कहते हैं, क्योंकि इन्होंने लोकसभा चुनाव में देख लिया कि इन्हीं बातों की वजह से लोगों ने आपको सता। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि कांग्रेस के समय भी दलितों के अत्याचार कम नहीं हुए। मैं डाटे के साथ बताता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुने, 2012 में 3600 मुकदमे SC/ST के हरियाणा प्रदेश में दर्ज हुए। 2013 में 39,408 मुकदमे दर्ज हुए और वहीं 2014 में 43,064 मुकदमे दलित भाइयों के खिलाफ अत्याचार के दर्ज हुए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अत्याचार के मामले उन्हीं बीजेपी की सरकार में हुए, उनकी सरकार में भी अत्याचार के बड़े मामले हुए हैं। इस बात से नकारा नहीं जा सकता। दूसरा, अब ये नया प्रोपगेंडा लेकर के आए, हरियाणा एक नॉन स्टॉप हरियाणा। नॉन स्टॉप हरियाणा आज है। आज NCRB की रिपोर्ट ये कहती है कि हरियाणा प्रदेश महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार के मामलों में पहले नंबर पर है। आज आंकड़े 33% बेरोजगारी के दर के साथ हरियाणा प्रदेश पहले नंबर पर है, नॉन स्टॉप है। और किस तरह से बजट में हरियाणा प्रदेश को स्पेशल पैकेज देकर के पहली बार दी और इनकी पार्टी ने नॉन स्टॉप बढ़ा दिया है। ये ज्योति जी हालात आज हरियाणा प्रदेश के हैं और यहाँ बैठ करके टीवी पर आंकड़ों में उलझाने की कोशिश की जा रही है और एक एजेंडा स्थापित व्हाट्सएप न्यूज़ के माध्यम से किया जा रहा है कि तीसरी बार जो हाल 75 पार का हुआ था और जो हार 10 यही कहते थे ना चैनल पर बैठ करके, सिर्फ मैं एक ऐसा प्रवक्ता था जो ये कहता था कि फैसला हरियाणा प्रदेश के लोगों को करना है और लोकसभा में ये ऐसा चुनाव है कि 2 ही पार्टियों के बीच में डिवाइड होता जा रहा है। आज कहाँ है ये 10 की 10 बात करने वाले? तो ये झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अमनदीप केसरी जी, आप कह रहे थे किसान कमेरे, आप लोग शुरुआत से हालांकि किसान कमेरे की बात करते आएंगे। किसान कमेरे में अगर जाति के आधार पर प्रमुख तौर पर हम बात करें तो जाट प्लस दलित का कॉम्बिनेशन जो कि सरकार बनाने के लिए काफी है, लेकिन कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा भी इस कॉम्बिनेशन के भरोसे भी हैं और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि ये वोट उनके साथ जाने वाला है। क्या कहेंगे? अगर कांग्रेस के भरोसे दलित वोट बैंक या दलित भाईचारा रहता तो शायद कि 75 साल के बाद भी उनकी दुर्दशा वैसी की वैसी ना होती। ये दलित वोट बैंक को खासकर से उन पिछड़े वांछित वर्ग को बहुत अच्छे से पता है कि उनके कोई दुश्मन, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट रूप से दुश्मन है। जो मनुवादी लोग हैं, जो उनको पसंद ही नहीं करते, जो छुआछूत में विश्वास करते हैं, जो जन्म से लोगों को पहचानते हैं ना कि कर्म से। लेकिन कांग्रेस तो दिखावा संविधान का करती है, लेकिन कभी भी उन लोगों को सामाजिक तौर पर या कहीं राजनीतिक तौर पर उनका केवल और केवल विघटन किया, उनको उठाने का काम कांग्रेस ने भी कभी नहीं किया। मैं सुन रहा था कांग्रेस प्रवक्ता की बातें कि और उनको सुनकर के ऐसे ही लगता था जैसा हरियाणा में कहावत है कि छाछ तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें खुद 3606 हैं। वो हमें बता रहे थे कि भैया ये भाजपा डिसाइड करती है इनेलो की टिकटें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वो भूल गए और बड़ा लोकतंत्र का नारा पीट रहे थे। वो ये बताने का काम तो करें कि भैया 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री घोषित किया था तो वो कौन से हल्के से विधायक से उस समय वो कौन सी लिस्ट में उन्होंने आवेदन किया कि भैया मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये दोनों ही चौटाला साहब को जब पहली बार सीएम बनाया गया वो भी विधायक नहीं थे, हुड्डा साहब को बनाया गया वो भी विधायक नहीं थे। नहीं, चौटाला साहब को तो जनता ही चुनती है, जनता के सामने पहले से ही विकल्प है। आप बता दीजिए कि दोनों राष्ट्रीय पार्टी, अब फिर से चुनाव आ रहा है। जो ये बात आपने भी मुद्दा उठाया कि जो कॉम्बिनेशन बता रहे हैं दलित और उसका कांग्रेस पार्टी, ज्योति जी मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूंगा कि प्रदेश, ये कौन सी पार्टी है? ना संगठन है जिसमें संगठन में प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष को ये नहीं पता होता कि अगला कार्यक्रम कहाँ पे है।
वो दूसरी तरफ देखना पड़ता है उनको पूछने के लिए कि आगे मैंने कहां जाना है। क्या इस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों में लोकतंत्र होता है? क्या इस प्रकार से आप किसी दलित अध्यक्ष को, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, उसको इस तरह से सम्मान आपने दिया? क्या उसको आप काबिल नहीं समझते कि वो पार्टी चला सकते हैं या नहीं चला सकते? ये मैं वही बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल स्पष्ट है, वो तो दलितों को सामने भी देखना नहीं चाहती। ये लोग क्या है कि ये बोलते जरूर है कि हम दलितों से प्रेम करते हैं, लेकिन है उनकी बिल्कुल कार्बन कॉपी। उनको बिठा साथ में लेंगे लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं, और उनको वैसा ही एहसास कराया जाता है। आपने सुना होगा अशोक तंवर जी को, बहुत बड़े दलित नेता है, कि किस प्रकार से पीट पीट कर उनका सिर फोड़ दिया गया था। आप सुनती होंगे हरोज कुमारी शैलजा जी को, वो बहुत बड़ी दलित नेता है, वो किस प्रकार से अपनी ही पार्टी के कुछ स्वयंभू नेताओं के खिलाफ कैसे बोल रही हैं। इन पार्टियों का ज्योति जी, मैं ये कहूंगा कि कोई औचित्य, कोई लगाव हरियाणा प्रदेश से नहीं है। और जो भी लोग हरियाणा प्रदेश के मेरे साथी प्रवक्ता जैसे इन पार्टियों के साथ जुड़े हो, केवल और केवल अपने हितार्थ के लिए जुड़े हुए हैं। ना तो इन पार्टियों के पास हरियाणा प्रदेश के लिए कोई विजन है, ना कोई ऐसी बात है कि हरियाणा प्रदेश का ये विकास कर सके। केवल मात्र हरियाणा प्रदेश के अंदर लूटने के लिए आते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर यह दिखाया जाता है कि हरियाणा प्रदेश कोई खास महत्व नहीं रखता। लेकिन हमारी प्रतिभा, हमारी जो हरियाणा प्रदेश के जो मैं कहूंगा कमीरा वर्ग है, आपने देखा होगा कि चाहे खेत के मैदान हो, चाहे खेल के मैदान हो, चाहे जंग के मैदान हो, केवल मात्र 2% से भी कम आबादी होने के बावजूद किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के युवा अपना परचम लहराते हैं, चाहे यूपीएससी के एग्जाम हो। और ताजा उदाहरण तो आपने अभी खिलाड़ियों का देखा। जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार बातें करते हैं, क्या हम मौजूदा ओलंपिक के घटनाक्रम से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा या घटेगा? इन्होंने कोई भी ऐसा काम किया है कि मनोबल बढ़े? और केवल मात्र एक जाति विशेष को टारगेट करके जिस प्रकार से ये दिखाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग जिन्होंने इस तरह के कमेंट विनेश फोगाट पे किए कि मजबूरन अब जाकर लोगों ने उनकी कंप्लेंट की है, क्या इस प्रकार की मानसिकता के साथ हरियाणा प्रदेश, जो कि अपने भाईचारे के लिए जाना जाता है, जो कि अथक प्रयास मेहनती कौम के लिए जाना जाता है, क्या इस तरह से हरियाणा प्रदेश का विकास होगा इन हाथों में देकर के? वो लोगों ने देख लिया है। ये लोग केवल पूंजीपतिवाद की सोच वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक ना तो कभी इनके कोई पूर्वज, ना कोई आका कोई बच्चा, ना तो सेना में भेजा, ना देश के लिए कहीं खेल के मैदान में भेजा। केवल भेजा तो इन्होंने अपने बच्चों को सूद जो ब्याज दिया है ना, लोगों को, गरीब लोगों को पैसे दिए हैं, उसको ब्याज लेने के लिए भेजा है। ये वो लोग हैं ज्योति जी, जो जमाखोर लोग हैं, जिनको हम हर रोज देखते हैं कि हर साल कि ये जब भी महंगाई या कोई आपदा आती है उसके अंदर अफसर को ढूंढते हैं। इस प्रकार के ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के लोग, हरियाणा के लोगों का कभी नहीं भला कर सकते, ना ही इनको हरियाणा के किसी भी संस्कृति या लोगों से कोई वास्ता है। चलिए, मैं चर्चा का लास्ट कमेंट ले रही हूँ। पंकज बेनीवाल जी, आपसे बोले। देखिए, जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि पूंजीपतिवादियों की सरकार ये कैसे, मैं पूछना चाहता हूँ सारे प्रवक्ताओं से, आनंदीप केशरी, जैसे एमएसपी मिलेगा तो किसे मिलेगा? आज एमएसपी के लिए अगर हरियाणा के अंदर किसी सरकार ने बात की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सिंह सैनी जी की सरकार है। सारे किसानों को मिलेगा, और ये कहा गया कि आपके खेत में उगने वाला हर एक दाना खरीदा जाएगा एमएसपी के ऊपर। आप लोगों की सरकार विगत में रही है, इनके लिए कैसा कहा? क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कहा? ऐसा अगर करने का साहस है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों की बातों को अगर बात करती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात किसको कही? उस गरीब इंसान को कही जिसको दिक्कतें हैं, उनको 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने की बात। पंकज बेनीवाल जी, कब याद आया आप लोगों को? ज्योति जी, जो बात सुनते जाइएगा, एक बार आप फिर आप बात कर लेना। टाइमिंग पर तो सवाल उठेंगे ना। पहुंचाया तो किसके लिए पहुंचाया? गरीब के लिए पहुंचाया। हर घर तक, हर गांव में अगर बिजली पहुंचाई तो गरीब के लिए पहुंचाई। हैप्पी कार्ड आया तो किसके लिए आया? गरीब के लिए। आज जी समय नहीं आगे, माफी के साथ पंकज जी बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। तमाम दलों की विधानसभा चुनाव की तैयारियों, दलों के मुद्दों को लेकर चर्चा हमने की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।